है कुछ अरमान है, कुछ ख्वाब है कुछ अरमान है, लो है जगी एक उम्मीद की, आओ कुछ कर दिखाए, सारी दुनिया पे छाए, पाले मंजिले झूले आसमां, हमें खुद पर यकीन, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी। नाज़ों से पाला है जिसके वालिदैन ने, वो शमा जलाती है हर ख़ानदान में। खैर मक़दम है आपका नाज़रीन, प्रोग्राम ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी में आप देख रहे हैं दूरदर्शन का उर्दू चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तहसन रिज़वी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं प्रोग्राम ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम एक कामयाब ख़ातून को पेश करते हैं, उनको आपके रूबरू लाते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि ख्वाब कैसे होते हैं और उसकी ताबीर तक कैसे पहुंचते हैं। नाज़रीन, आज के इस शुमारे में हमारी मेहमान हैं डॉक्टर दिव्या तंवर। आप एक एकेडमिशियन हैं, आप एक कंप्यूटर एक्सपर्ट हैं, आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और आप कॉलम्स लिखती हैं, आपने कई किताबें लिखी हैं, कई किताबों की मुसन्निफ़ हैं आप, और आप एक NGO भी चलाती हैं। डॉक्टर दिव्या तंवर की कामयाबी और उनकी शख्सियत का बखान करते हुए मुझे बेहद खुशी का एहसास हो रहा है कि इल्म ही वो हथियार है जिसके ज़रिए बुलंदी को हासिल करना मुमकिन है। कहा भी जाता है कि इल्म हासिल करने में कोई परेशानी या दिक्कत आपको डिगा नहीं सकती। दिव्या तंवर इसी कहावत को सच साबित करने वाली शख्सियत हमारे माशरे की रोल मॉडल साबित हुई हैं। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली की बेटी आज कामयाबी की बुलंदी को न सिर्फ हासिल कर चुकी है बल्कि धरती का सितारा बनकर अंधेरी बस्ती में रोशनी फैला रही हैं। इतने सारे अवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स डॉक्टर दिव्या तंवर की कामयाबी की गवाही दे रहे हैं। न जाने कितनी ही महफिलों की गेस्ट ऑफ ऑनर बन चुकी दिव्या का बचपन बहुत अच्छा नहीं रहा। अपने बचपन की मुश्किलों और दिक्कतों को याद कर उनकी आंखें नम हो जाती हैं। हालांकि दिव्या के पास आज किसी भी चीज़ की कमी नहीं है और वो कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को लीड कर रही हैं जहां का सफ़र बिल्कुल भी आम नहीं हो सकता। लेकिन इतना तो पक्का यकीन के साथ कहा जा सकता है कि कामयाबी नाम की मंजिल सिर्फ तालीम नाम के रास्ते पर चलकर ही पाई जा सकती है। हो खुदी पर यकीन तो सहारा किसका, मंजिल उसे मयस्सर, इरादा बुलंद जिसका। खैर मक़दम है मैडम आपका हमारे इस प्रोग्राम ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी में। मैडम, पहले तो बहुत मुबारकबाद, आपने इतनी कामयाबियां हासिल की और सवाल इस बात से शुरू करते हैं कि अपने बीते हुए कल के बारे में बताइए। कैसे आपने, कहाँ पैदा हुई, कैसे आपने ज़िंदगी शुरू की? देखिए, जो मेरा जन्म हुआ दिल्ली में ही हुआ और बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। मम्मी जो ऐसे मेरे जो मम्मी पापा थे दोनों के दोनों अकेडमिशियन थे, कहें टीचिंग के अंदर थे। तो एक स्ट्रिक्ट अपब्रिंगिंग का मैं प्रोडक्ट हूँ जहाँ पर डूज एंड डोंट्स बहुत क्लियरली बताए गए थे कि तुम्हें ये नहीं करना है और ये करना है। तो उस तरीके से मेरी पढ़ाई हुई है, उस तरीके से मेरा जिसे कहते हैं ना पालन पोषण हुआ है। जैसे बहुत तरीके से समझाया गया कि ये तुम्हें नहीं करना है। इवन कपड़ों के साथ साथ भी ये भी था कि तुम किस टाइम पे उठोगे, क्या खाओगे, कैसे चलोगे। तो बहुत ही तबीयत से उन्होंने हमें कैसे कहते हैं ना कि पाला है और ध्यान दिया है कि हमारे बच्चे कल को कुछ बने, कुछ नाम करें और हमारा नाम रोशन करें। उनके दिमाग में हमेशा से ये था कि कल को तुम हमारे नाम से जाने जाओगे तो अच्छा या बुरा जो भी तुम करोगे वो हमारे एक होता ना कि हमारी छवि हो तुम। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ध्यान दिया उन्होंने। तो ये आपको लगता है कि ये जो शुरू में ही आपको डिसिप्लिन बनाया गया, ज़हनी तौर पर एक कहा गया कि आप मुनज़्ज़म हो जाएं, आप हर काम एक तरीक़े से सलीक़े से करें, इसका आगे
बहुत फ़ायदा जी, मिला आपको? जी, बहुत फ़ायदा हुआ मुझे, क्योंकि मुझे लगता है कि डिसिप्लिन लाइफ में तुम्हें बहुत आगे बढ़ाता है। और साथ में ये भी था कि काम करना आना चाहिए। आप किसी भी बैकग्राउंड में पैदा हो सकते हैं, आपकी कहीं पे भी शादी हो सकती है। जो बेसिक चीज़ है ना, काम करना, घर का काम होना चाहिए, या जो भी चीज़ें, वो बहुत सिंपल एक चीज़ कहते थे कि पढ़ाई लिखाई जो भी करोगे तुम अपने लिए करोगे, हमारे लिए तुम्हें को घर का काम करना आना चाहिए। एक लड़की में बात करने की तमीज़ आनी चाहिए, उसके घर का सलीका आना चाहिए, जो मेरे लिए बहुत काम आया आगे। क्योंकि मुझे अभी भी लगता है कि मुझे किसी भी काम को, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, करते हुए तकलीफ नहीं होती। सर्वेंट्स हैं घर के अंदर, बट मैं कोशिश करती हूँ मैं अपने घर का काम ज़्यादा से ज़्यादा खुद ही करूँ। तो ये उन्होंने मुझे सिखाया कि तुम्हें काम करना आना चाहिए। तो आपने करियर को प्लान कैसे किया? जैसे कंप्यूटर के लिए आपके रुझान कैसे पैदा हुआ आपके अंदर? ये आई थिंक मेरे फादर का ही था। उनको था कि मेरी बेटी है वो पढ़ लिख के ऐसा बने, मतलब एकेडमिशियन ही बने, क्योंकि उनका ये था कि टीचिंग लाइन में ही जाए। तो उस टाइम कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा रुझान था, मुझे लगता है। तो उन्होंने कहा कि कंप्यूटर पे आप करिए। और मुझे कभी टीचर नहीं बनना था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं बनना था। बट ये आई थिंक ब्लेसिंग है, या एक होता ना कि मैं कॉन्स्टेंटली उनकी राह पे चलती चली गई जैसे उन्होंने चाहा था मुझे। तो ये करते करते हम पहुंच गए वहाँ पे जहाँ तक उनका। और आई थिंक घर वालों की ब्लेसिंग बहुत बड़ा काम करती हैं। तो वो उन्हीं की ब्लेसिंग के साथ साथ, और शायद एक मेरा नेचर है कि मैं किसी चीज़ के लिए मना नहीं करती। तो उन्होंने जैसा कहा मैंने फॉलो किया। नाज़रीन, हमारी मेहमान डॉक्टर दिव्या तंवर एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुई। एक गवर्नमेंट स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की और अपनी मेहनत, अपने मजबूत इरादे और अपने जोश और अपनी काबिलियत से एक ऊंचा मकाम हासिल किया। तो मैडम, फिर मुखातिब होते हैं आपसे। अपने बारे में, स्कूलिंग के बारे में बताइए कि आप गवर्नमेंट स्कूल में सुना आपने पढ़ाई की और वहाँ टॉप भी किया आपने, तो कुछ बताइए। जी, चिराग दिल्ली का गवर्नमेंट स्कूल था, स्वामी नगर में था। होता ना कि पहले से 5वीं तक मैंने चिराग दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करी। उसके बाद हमारा एक स्कूल होता था स्वामी नगर में, उसमें मैंने 10th तक पढ़ाई करी। और शायद वहाँ पे टॉपर थे हम लोग, क्योंकि एक पढ़ाने का वहाँ पे तरीका डिफरेंट था। मुझे लगता है कि मुझे हर एक को ये बताना चाहिए कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे कहीं ना कहीं बहुत अच्छा एक्सेप्शनली करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो उनको चीज़ें समझाई, सिखाई और बताई जाती हैं, वो उन्हें कहीं ना कहीं नज़दीक ले आती है ग्राउंड रियलिटी के। हम बहुत कम में बहुत अच्छा पढ़ते हैं। और शायद आपने अगर घर देखा होगा तो आपको पता चलेगा, मैंने वहाँ पे जो बेसिक चीज़ सीखी, क्रिएटिविटी सीखी। कि वहाँ पे हमें सिखाया जाता था कि आपको वेस्ट मटेरियल कैसे करना है, दिए से कैसे बनाना है। तो कहीं ना कहीं वो एक होता ना कि मेरा दिव्या फाउंडेशन का जो उसे कहते हैं ना कि मैंने वहाँ से एक इंस्पिरेशन आई कि इन छोटी छोटी चीज़ों से भी हम कुछ कर सकते हैं। तो वहाँ पर पढ़ाई के ऊपर भी ध्यान था, मैं स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छी थी, और साथ में क्रिएटिविटी पे भी बहुत ध्यान था। तो तीनों, जैसे कहते हैं ना, तीनों चीज़ों पे। और एक वो था कि किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं किया जाता था। अगर आपको ये बैकग्राउंड का बहुत असर पड़ा कि मम्मी पापा दोनों टीचिंग में थे, तो ये दोनों तरफ से था कि आपको हर एक तरीके से प्रोत्साहन मिलता रहा, कि स्कूल से भी मिल रहा है और आपको घर से भी मिल रहा है। तो मुझे छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमेशा बोला गया कि अच्छा करो, अगर तुम्हें ड्राइंग करनी है तो तुम ड्राइंग करो, पढ़ना है तो पढ़ाई करो, स्पोर्ट्स में जाना है तो स्पोर्ट्स में जाइए। और मुझे लगता है कि बच्चों को कभी भी इनिशियल टाइम पे रोकना नहीं चाहिए। अच्छा, और ये भी है कि जब आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं तो एक ग्राउंड रियलिटी, जैसे आपने कहा कि समाज से, ज़मीन से जुड़ जाते हैं। हाँ, डिसिप्लिन हो जाते हैं। और ऐसा देखा भी गया है कि जो अच्छे रिजल्ट्स हैं, इंजीनियरिंग है और पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसमें गवर्नमेंट स्कूल्स के लड़के अच्छा परफॉर्म करते हैं, अच्छा रिज़ल्ट लाते हैं। तो ये भी शायद एक वजह होगी। ऐसा कोई वाक़या, ऐसा कोई इंस्टेंस याद हो आपको जब कि कोई दिक्कत आई हो फैमिली में, इकोनॉमिक या ऐसा कुछ? नहीं, इकोनॉमिक तो नहीं थी, सोशली जैसे होता है ना कि मैं बहुत शरारती थी बचपन से। तो मेरी जो एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए वो मुझे बहुत सारे काम देते थे, और वही रीज़न था कि मुझे क्रिएटिविटी में भी हमेशा फर्स्ट प्राइज़ मिला है, और मुझे बोलने में भी, राइटिंग में भी। और मुझे हर एक चीज़ के लिए स्टेज पे बोला जाता कि दिव्या होगी तो कर देगी। मुझे कभी प्रिया ये बताया नहीं जाता था कि तुम्हें ये याद करके आना है, मुझे बस भेज दिया जाता था। और वो जो कॉन्फिडेंस था वो मुझे अभी तक, मुझे सब बोलते हैं कि तुम्हारे कॉन्फिडेंस के 200 नंबर है, वो वहीं से आए हैं।
शायद, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए रोका नहीं। एक बेस उन्होंने नींव, बहुत हाँ। स्ट्रॉन्ग कर दिया कि आप जो भी आपकी लाइफ के डिसीजंस होंगे उसके लिए आप खुद ही जिम्मेदार हैं, तो आप करिए और कोशिश करिए कि आप उसमें पूरी की तरह 100% दे जाएं आप। तो मुझे लगता है मेरी जो स्कूल की, जहाँ पे मैं अब पहुँची हूँ, वो मेरा स्कूल का बैकग्राउंड ही है। अच्छा, अब वहाँ से आते हैं कि आप कंप्यूटर की एक्सपर्ट हैं, आपने पीएचडी किया है जी। और वो भी साइबर क्राइम आपका सब्जेक्ट रहा है, इस पर कुछ रोशनी डालिए आप। देखिए, जब मैंने पीएचडी करने का सोचा तो पीएचडी एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो एक बहुत बड़ा नया सब्जेक्ट था। आईटी में नॉर्मली लोग पीएचडी नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। तो मेरा ये था कि मेरा सिक्योरिटी, डेटा माइनिंग और ये साइबर सिक्योरिटी पे था, बहुत नया सब्जेक्ट था। तो लोगों ने मना भी करा कि इसके लिए आप डेटा कैसे अरेंज करेंगे, कैसे होगा, कोई भी टूल्स भी अवेलेबल नहीं है उस टाइम पे। तो ये था कि, पर मुझे था कि नया सब्जेक्ट है। आपने एक बात नोट करी होगी, और वो कहाँ से आया कि आप जब भी किसी भी वेबसाइट पे, जैसे बच्चों का रिजल्ट आता है तो वो साइट बंद हो जाती है काम करना, या रेलवे की आप साइट देखिए या इग्नू की साइट देखिए, जो भी कुछ होता है कि अगर आप नंबर ऑफ स्ट्राइक्स जब उस पर भेजेंगे तो वो साइट बंद हो जाती है। तो ये होता है, एक वहीं से स्टार्ट हुआ कि ऐसे साइट क्यों बंद होती है। एक तो ये होता है कि आप ट्रैफिक भेज दीजिए या ज़्यादा लोड भेज दीजिए, या ये ऐसा होता है कि वो इंटेंशनली करा जाता है। तो वहीं से ही स्टार्ट हुआ कि ये रीज़न क्या है। तो साइबर सिक्योरिटी का एक पहला जो ऐसे ना पहला कदम मेरा वहाँ पे था। रिसर्च में पीएचडी थीसिस लिखने के अलावा आप बहुत कुछ आपने लिखा। आप आर्टिकल्स लिखती हैं, ब्लॉग्स लिखती हैं, आपने कई किताबें लिखी हैं। जी। तो ये हमारे देखने वालों को बताएं। देखिए, जैसे अभी हम साइबर सिक्योरिटी की बात करें कि सब कुछ हमने डिजिटलाइज कर दिया। डिजिटलाइजेशन में क्या है कि आपने उसके अंदर लिमिट नहीं रखी है। जैसे मैं बच्चों के बारे में बात करती हूँ कि बच्चों, जब कभी हम उनके हाथ में मोबाइल देते हैं तो हम एक ऐसी चीज़ उनके हाथ में दे रहे हैं जिसके साथ वो कुछ भी देख सकते हैं और कुछ भी सेंड कर सकते हैं। अब लड़कियां हैं, टीनेजर, उनके साथ साइबर स्टॉकिंग होती है या साइबर बुलिंग होती है बच्चों के साथ। तो आप अपने बच्चों को किस तरीके से इस इन्वायरमेंट में सिक्योर कर सकते हैं, उसमें एक माँ बाप का रोल और एक मेंटर का रोल बहुत ज़्यादा आता है। यहाँ पे टीचर्स का रोल आता है कि वो अपने बच्चों को बताएं कि देखो बेटा, एक उम्र होती है हर एक चीज़ की, इसमें माँ बाप का रोल होता है कि आप अपने बच्चों को ज़रूर समझाइए, सिखाइए कि अगर कुछ गलत देख रहे हैं या कुछ आपसे कोई गलत बोला जा रहा है तो आप अपने माँ बाप से बात करिए और उनसे पूछिए कि ये ऐसा हो रहा है, चुप मत रहिए। मैडम, मैं आपको रोकना चाहूँगा, बात हो रही थी किताबों पे। जी। आप लिखती हैं, तो आपने किताबें कौन कौन सी लिखी हैं? मैंने अभी तक की 7 किताबें लिख चुकी हूँ मैं, तो सारी साइबर सिक्योरिटी, डेटा माइनिंग, डेटाबेस के ऊपर ही हैं सारी की सारी। और उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ें थी, जो भी अभी लास्ट हुई थी, कि ऑटोमेशन और साइबर सिक्योरिटी के अंदर किस तरीके से हम किस मोड पे जा रहे हैं, कि सिक्योरिटी किस तरीके से एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब आप डिजिटलाइजेशन की तरफ जाते हैं। तो अभी रिसेंटली बुक लॉन्च हुई थी, अभी 14 अक्टूबर 2020 के अंदर। तो उसमें सारा का सारा जितना भी मैंने था वो केस स्टडीज़ ली थी। केस स्टडीज़ थी कि दिल्ली में क्राइम किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से क्राइम होते हैं और क्राइम में किस तरीके से डिजिटलाइजेशन और साइबर सिक्योरिटी एक रोल प्ले करती है। कि अगर एक्सटॉर्शन का केस है तो किस तरीके से आप उसको करेंगे, क्रैक करेंगे। अगर हैकिंग का है तो किस तरीके से करेंगे। अगर आपके बच्चे के ऊपर कोई ब्लैकमेल कर रहा है तो किस तरीके से होगा। और कोई आपको बुली कर रहा है या आपको किस तरीके के थ्रेट भेज रहा है तो वो किस तरीके से, किस कैटेगरी में आते हैं। तो वो बुक थी और मुझे लगता है कि अब आगे भी मैं उसके ऊपर लिखूँगी, क्योंकि एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और इस पर हमें कॉमन लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि आप एक क्लिक के साथ बहुत कुछ भेज रहे हैं। अब अगर आपके ऊपर, आपके फ़ोन पे अगर कुछ आता है तो आप उसको देखे बगैर क्लिक ना करिए, अपने बच्चों को भी समझाइए और स्पेशली आपकी घर की महिलाओं को बताइए। तो वो जो बुक है वो बेसिक एग्जाम्पल से रिलेटेड है और डेली लाइफ से रिलेटेड है। किस तरीके से आपके अकाउंट से पैसे जाते हैं, किस तरीके से आपका एक अकाउंट हैक होता है, किस तरीके से मोबाइल पे कुछ चीज़ें देखी जाती हैं। और जैसे अभी व्हाट्सअप का चल रहा है कि आप सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू है, इंक्रिप्शन क्या होता है। तो छोटे छोटे एग्जाम्पल से मैंने उस लोगों को बेदार करने की ज़रूरत है, लोगों को आगाह करने की ज़रूरत है। और साथ में एक ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है कि आप बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को बहुत हैवी शब्दों से ना उसको छुपाइए, उनको आसान तरीके से बताइए जिस तरीके से लोग समझें और उनको अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करें और अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में लेकर आएँ। ये तो समाज के लिए बहुत
बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अब इससे मुड़ते हैं कि आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपका अपना एक एनजीओ है और इस तरह से भी आप समाज की खिदमत कर रही हैं, तो उस पर कुछ बताइए, कैसे करती हैं आप? देखिए, इसका भी एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मैं कॉलेज में पढ़ाती थी, तो ऐसा होता है कि मैं नॉर्मली जितने भी हमारे यहाँ पे स्वीपर वगैरह होते हैं तो वो नॉर्मली मुझसे बात करते थे। तो उसका एक एग्जांपल था कि लोग आ रहे थे और मैं उनसे पूछती रहती हूँ कि घर में ठीक है, बच्चे ठीक है। तो एक ने बहुत ही बोला कि हमारे बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा कहीं पे भी। तो मैंने कहा, पूछा क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जैसे लोग यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं, बिहार से आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आधार कार्ड चाहिए। मैंने कहा आधार कार्ड तो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो वहाँ से स्टार्ट हुई कि छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन, जो लोग कहते हैं कि एनजीओ में बहुत पैसा लगता है, पर आप राइट इन्फॉर्मेशन भी तो नहीं देते लोगों को। वो भी तो एक बहुत बड़ा समाज का एक हिस्सा है और समाज का एक काम है, जिसमें आप लोगों को बताइए कि देखिए आपको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी, आपका आधार कार्ड यहाँ से बनेगा। और बच्चे के आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं है एडमिशन के लिए, एक एप्लीकेशन चली जाएगी। आप जिस घर में किराए पे रहते हैं वहाँ पे चला जाएगा, वहाँ पे 2 लोगों के सिग्नेचर चला जाएंगे। उसके हिसाब से मतलब वो एक ऐसा एक इंसिडेंट था कि आप एक इन्फॉर्मेशन भी सही तरीके से लोगों को नहीं बता पा रहे। तो वहाँ से इस फाउंडेशन का मैंने कहते हैं नींव रखी। और बेसिकली तो यही होता है कि हम लोगों को यही बताते हैं कि अगर आपको जॉब नहीं है तो आपकी जॉब इस तरीके की यहाँ पे है, और अगर आपको कुछ नौकरी चाहिए तो नौकरी इस तरीके से अवेलेबल है। आपका अगर जैसे आधार कार्ड का हो गया, एक एग्जांपल हो गया, और साथ में ये हो गया कि लोगों की पेंशन, जो एक विधवा है उसकी पेंशन है, और पेंशन में जो लोग बीच में उनकी पेंशन के फॉर्म भरने के भी पैसे लेते हैं, तो वो एक बहुत चीज़ है जो आपको दिल को बहुत वो कर जाती है। बहुत सेंसिटिव इशू है कि लोगों के रोज़मर्रा की लोगों की बेसिक चीज़ है और उसी पे वो डिपेंडेंट है, और उसमें भी लोग पैसे ले लेते हैं। तो वहीं से एक एनजीओ की शुरुआत हुई और फिर मैंने स्लम में काम करना शुरू करा और सोचा कि क्या करती हैं, मतलब स्लम में क्या करती हैं? हमारा बेसिकली जो है, जो वुमेन होती हैं, जैसे औरतें हैं जो स्लम में काम करती हैं, जैसे उनकी आय को अगर 5 रुपये से 50 रुपये तक कैसे बढ़ाया जाए, तो हम वुमेन एम्पावरमेंट में काम करते हैं। एमएसएमई के थ्रू हमने 2-3 प्रोजेक्ट करे हैं, जिसमें ये था कि सॉफ्ट टॉयज़ बनाना या वेस्ट मटेरियल की चीज़ें बनाना या सोप बनाना और कैंडल्स बनाना, तो वो सिखाती थी। साथ में ये बताया जाता था कि आप अगर अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको लोन कैसे मिल सकता है, आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं, आप अपना किस तरीके से बिजनेस को आप ऑथेंटिकेटेड कर सकते हैं, कैसे आपको ट्रेडमार्क मिलेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी जिससे हमने स्टार्ट करा। लोगों को बताया कि इन्फॉर्मेशन, राइट इन्फॉर्मेशन बतानी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम बनाती है, पर वो स्कीम बनाने वाला भी तो चाहिए। वक्त का मैनेजमेंट कैसे कर पाती हैं? जैसे आप शुरुआत में, जैसे मान के चलें कि आप सिंगल थी, फिर आपकी फैमिली हुई, तो काम तो आपका चल रहा था, आप कुछ कर रही होंगी, तो आपने कैसे उसको अपने कंट्रोल में रखा, उसको मैनेज किया? मुझे लगता है कि जब मैं सिंगल थी तो मेरे पास रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा थी। शादी के बाद शायद रिस्ट्रिक्शन कम हो गए मेरे लिए। आई थिंक पति का काफ़ी रोल रहा है इसमें। उन्होंने मुझे हमेशा से एक फ्री हैंड दिया है कि तुम्हें जो करना है करिए, आपको पढ़ाई करनी है आप पढ़ाई करिए, आपको अपना सोशल वर्क करना है सोशल वर्क करिए, और कहीं ना कहीं एक पार्टनर का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है आपकी लाइफ में। और टाइम मैनेजमेंट तो मैंने कहा अपब्रिंगिंग से मेरे अंदर बहुत स्ट्रिक्ट है, डिसिप्लिन रही है। मैं नो मैटर व्हाट में भी, मैं कितने भी बजे सोऊं, मैं सुबह 5 बजे उठ ही जाती हूँ। तो मेरा एक अर्ली राइजर है और उसके अंदर बहुत सारे काम मेरे हो जाते हैं। मेरा पढ़ना उसका एक रूटीन है। मैं रेगुलरली किताबें, आप देख रहे होंगे तो रेगुलरली मैं किताबें पढ़ती हूँ, और मैं एक हफ्ते में 2-3 किताबें पढ़ जाती हूँ। तो ये मेरा रूटीन रहा है। तो उसी से ब्लॉगिंग का भी हुआ है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको डिसिप्लिन से आती हैं। तो वो टाइम मैनेजमेंट डिसिप्लिन के साथ ही एक एग्ज़ाम वो है मेरा, कि कहीं ना कहीं मैंने वो अर्ली एज में ही सीख लिया था कि टाइम वेस्ट नहीं करना है चीज़ों पे। अच्छा, एक मैगज़ीन में भी आप लिखती हैं? जी जी। तो वो क्या है? सर वो कॉर्पोरेट इनसाइट था। तो उन्होंने सबसे पहले मुझे जब अप्रोच किया तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, वुमेन अचीवमेंट के ऊपर वो कुछ लिख रहे थे, तो मेरे को वो फीचर करना चाहते थे। तो उसके बाद उनको आई थिंक ये हुआ कि एक बॉन्ड बना और उन्होंने रेगुलरली मेरे आर्टिकल मांगने शुरू कर दिए। तो मैं रेगुलरली हर एक हफ्ते उनके लिए एक रेगुलर एक ब्लॉग लिख लेती हूँ। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। तो छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं। तो वो कॉर्पोरेट इनसाइट का मैं एक पार्ट ही बन गई हूँ अब तो, ये लगता है मुझे।
तो एक बहुत अच्छा था। वो मुझे बेसिकली ये कहते हैं कि हर एक नया टॉपिक, जैसे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसीज आए तो आप इंग्लिश में भी लिखिए, हिंदी में भी लिखिए। अच्छा अच्छा। हाँ, तो जिससे कि वो हर एक जगह पे जाए। जो कॉर्पोरेट इनसाइट पढ़ने वाला है वो हिंदी वाला जो वो है, जो जिसको कहते हैं कि पढ़ने वाला है, वो उसको भी समझ आए। आप लैंग्वेज को इजी रखिए और इंग्लिश वाले के लिए दूसरी तरीके की लैंग्वेज यूज़ करिए। तो सेम कंटेंट हम 2 लैंग्वेज के अंदर और सेम एग्जाम्पल की तरह, मतलब डिफरेंट एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग करते हैं। मैडम, आप एक एकेडमिशियन हैं, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर हैं, और इतना लंबा आपका सफ़र रहा है, इतना कामयाबियों भरा सफ़र रहा है, और स्टूडेंट्स से लगातार इंटरेक्शन में रहती हैं। आप यूनिवर्सिटी में हैं और आपने जैसा बताया आप जामिया और JNU और जामिया हमदर्द इन सब जगहों पे रही हैं। तो आपका क्या कहना है, क्या मैसेज है, या आप क्या कहना चाहती हैं कि स्टूडेंट्स को किस तरह से तैयार होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, पढ़ना लिखना चाहिए, क्या ज़रूरी है उनके लिए? देखिए, इस कोरोना के टाइम में हमें ये सिखा दिया कि स्किलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको इतना पढ़ने लिखने के बाद अगर डिपेंड होना पड़े किसी के ऊपर जॉब के लिए, तो मुझे लगता है कि वो जस्टिफाइड नहीं है। कि एक माँ बाप, जो एक मिडिल क्लास माँ बाप है, जो अपने बच्चे पे बहुत अमाउंट का पैसा लगाकर और वो सोचे कि 10-15 हज़ार की नौकरी मिलेगी इसको बाद, तो मेरा हमेशा से रहता है कि बच्चे एक स्किलिंग पे जाएं, स्किलिंग पे ध्यान दें। और स्पेशली मैं ये कहना चाहूँगी कि इंक्यूबेशन, अगर हम यूनिवर्सिटीज़ में, हमारा अभी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है जिसमें हमने इंक्यूबेटर्स बच्चों पे ध्यान दिया है कि बच्चे वहाँ पे सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल पे काम करें। और मैं ये कहना चाहूँगी स्पेशली फॉर गर्ल्स, बहुत ज़रूरी है लड़कियों के लिए पढ़ना और आत्मनिर्भर होना। जो हमारी गवर्नमेंट का भी एक इनिशिएटिव है कि कहीं ना कहीं लड़कियों का, क्योंकि एक खासी जनरेशन है, अगर आप 50% लगा लें तो 50% औरतें हैं, और जीडीपी में अगर वो कहीं कंट्रीब्यूट नहीं कर रही हैं तो हमारा देश कहीं नहीं पहुंच पाएगा। हाँ। तो उनके लिए पढ़ना लिखना और कमाना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने घर की लड़कियों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए कि कहीं ना कहीं जब आप एक घर की लड़की को पढ़ाते हैं, उसको सक्षम बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप पूरे परिवार को सक्षम बनाते हैं। और वहीं से बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है, जिसे डोमेस्टिक वायलेंस कहा जाता है, और उनका शोषण ख़त्म हो जाता है। हाथ में पैसा रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि वो शादी के बाद माँ बाप पे डिपेंड ना करें, और बहुत ज़रूरी है कि वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक, जिसे कहते हैं ना, फैमिली में उनकी फूटिंग है। हाँ, फैमिली के अंदर एक स्टैंड रहे। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर घर में औरत की इज्जत नहीं होती तो कहीं ना कहीं वो घर में एक बच्चा भी सीखता है कि मुझे आगे औरत की इज्जत नहीं करनी। तो ये एक रेप्लिकेशन है कि आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को एक बता रहे हैं कि अगर मेरी घर की बेटियां पढ़ रही हैं, घर की माँ अगर पढ़ी लिखी है, तो एक पूरे घर का स्तर बढ़ जाता है। और मैडम, आपके फ्यूचर प्लान्स के बारे में, आप सोशल वर्क करती हैं, तो आप आगे मुस्तकबिल में क्या सोचती हैं, क्या करना चाहती हैं? देखिए, मुझे एक चीज़ हमेशा से लगती है कि अगर आपको भगवान ने सक्षम बनाया है, जिसे कहते हैं ना कि आई एम टू ब्लेस्ड, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू गिव बैक टू सोसाइटी। तो यही एक मेरा प्लान है कि आगे मैं वुमेन एम्पावरमेंट में काम करूं, और जो औरतें हैं स्पेशली जो स्लम में काम करते हैं, जो BPL में हैं, और जो लड़कियां हैं जिनकी पढ़ाई के खर्चे नहीं हो पाते, और किसी भी ज़रूरत, जैसे आप आसपास के लोगों को देखते हैं कि बच्चे बहुत ब्राइट हैं पर पढ़ नहीं पाते, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उस दिशा में काम करूँ और उसमें कोशिश करूँ कि कहीं ना कहीं मैं 1% एक सोसाइटी पे कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से कुछ लोग हैं जो कि एक प्लानिंग से एक सोसाइटी बना के काम करते हैं, समाज कितना साथ आता है उनके, या कि क्या अप्रिसिएशन मिलता है, या कि क्या रुकावटें आती हैं? देखिए, इनिशियल टाइम पे तो मुझे लगता है कि हर एक जगह रुकावट आती है। वो कहते हैं ना, संघर्ष हर एक का पार्ट होता है, और संघर्ष कहीं ना कहीं आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पे विश्वास रखिए कि अगर ये मैंने सोचा है तो मुझे करना ही है, और ये मेरे साथ बचपन से ही था। तो मुझे लगता है कि समाज चाहे आपके अगेंस्ट हो, चाहे कुछ भी आपके अगेंस्ट हो, अगर आपने सोचा है और वो काम मॉरली सही है तो आपको ज़रूर उस पर 100% देना चाहिए। टर्टल बनना चाहिए, छोटा छोटा स्टोन करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। आप ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत जल्दी से सक्सेस मिल जाए या बहुत जल्दी आपको उसके रिज़ल्ट आ जाए, बट आपको उसमें आगे बढ़ना ज़रूरी है। धीरे धीरे काम करिए तो कहीं ना कहीं 100% आपको सफलता तो ज़रूर मिलेगी। ये मेरे फादर कहते थे, तो मैं इसी को फॉलो करती आ रही हूँ। आपको देख के ऐसा लगता है मैडम कि आपने अपने
अपने वालिद का, अपने फादर का ख्वाब सच किया है और उनका इंतकाल काफ़ी कम उम्र में 56 ईयर्स के जैसा आपने बताया भी था। तो आप उसको कुछ शेयर करिए, आपको कैसा लगता है? देखिए, वो मेरी लाइफ का सबसे आई थिंक दर्दनाक पल था। मेरा जो बचपन था, मैं बहुत नॉटी थी और वो हमेशा से ये रहा कि ये कुछ नहीं कर पाएगी। मतलब माँ बाप का हमेशा से रहा कि शायद ये जैसे कहते हैं ना खोटा सिक्का घर का, कि कुछ पढ़ ले बस बहुत है, नकल मार रही है तो कोई बात नहीं, नकल मार ले। तो ये सारी की सारी चीज़ें रही हमेशा से। बट उनका हमेशा से ये था कि मेरा सबसे फेवरेट बच्चा है वो, तो उनका मेरी लाइफ से जाना सबसे ज़्यादा मतलब दुखदाई था। मैं आई थिंक उससे अभी तक नहीं निकल पाई। तो मैं चाहती थी कि वो देखें ये सक्सेस, क्योंकि उनको कभी शायद उम्मीद नहीं थी कि मैं कुछ कर पाऊंगी ऐसा। क्योंकि उस टाइम पे ये था कि ग्रेजुएशन करी थी, मेरा एमसी में था और उन्होंने मुझसे पूछा भी था कि अब शादी करोगे या फिर तुम उसको कंटिन्यू रखोगे। तो मैंने कहा पापा शादी कैसे करूं, क्योंकि एमसीए अच्छा नहीं लगेगा कि शादी मतलब मैं शादी के बाद कॉलेज जाऊं। तो उन्होंने मुझे कहा था कि अच्छा ठीक है, तुम इसको शादी की बात हम नहीं करेंगे। एंड उसके अगस्त की बात थी ये, मेरा एमसी में एडमिशन हुआ था, मैं शायद 2nd रैंक आई थी उसमें सीएटी के अंदर, और उसके बाद विद इन 1 मंथ ही डाइड। और उसके बाद आई थिंक मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई। उसके बाद शादी हो गई, सर्कमस्टांसेस कुछ क्योंकि साइकोलॉजिकल इश्यूज हो गए थे मेरे साथ, और शादी हुई। और शादी होने के बाद तो लाइफ एकदम चेंज हो गई। तो वो जो फेज़ था, जो मैंने बहुत ही लो फेज़ देखा है कि मैं लिख नहीं पा रही हूँ, काम नहीं कर पा रही हूँ, तो उसके बाद धीरे धीरे बट मुझे लगता है कि वो जो स्ट्रगल था वो तुम्हें कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो वो अब ये लगता है कि ये जो जर्नी है ये कर लिया मैंने, बट आई थिंक इज़ ऑल बिकॉज ऑफ ब्लेसिंग, और उनको रहना चाहिए था इसके लिए। हाँ, मगर कभी कभी लगता है आपको, अपना मन अंदर से कहता है, या कि आप उनको पुकारती हैं कि देखो देखो पापा मैंने कर लिया? हाँ, आई ऑलवेज रिमेंबर, मैं पूछा करती हूँ, पहला नाम उन्हीं का आता है मेरे पास, तो वो मेरी लाइफ का पार्ट है। और मुझे लगता है कि अभी ये स्टार्टिंग है मेरी सक्सेस की, और मैं चाहती हूँ कि वो जैसा मुझे देखना चाहते थे मैं वैसे ही बनूँ। और कहीं ना कहीं मेरी मदर बहुत खुश होती है मुझे देख के, रोज़ वो अभी भी आज ये प्रोग्राम के लिए वो सबसे ज़्यादा खुश थी। और होता है ना कि जब तुम किसी बच्चे से बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते कि वो बच्चा कल को कुछ कर पाएगा, और वो बच्चा कुछ एक्सेप्शनली डिफरेंट कर जाता है, क्योंकि उनको मुझसे कुछ उम्मीद नहीं थी, मुझे खैर अपने आप से भी उम्मीद नहीं थी। उनकी डेथ ने मुझे कहीं ना कहीं बहुत कुछ ट्रांसफॉर्म कर दिया, कि जो ठहराव है मेरे अंदर, और जो से कहते हैं ना कि वो चंचलता चली गई है, और वो सीरियस हो गई हूँ मैं चीज़ों को लेकर, तो वो कहीं ना कहीं उनकी डेथ ने मुझे हिला दिया। मैडम, आपके वालिद के इंतकाल के बाद कुछ दिनों बाद आपकी शादी हो गई, और उस वक्त आप पढ़ाई कर रही थी, एमसीए कर रही थी, तो फिर आगे का सफ़र फिर कैसे रहा? नहीं, इस बात का जैसे आज जो भी हूँ इसका श्रेय मैं अपने हस्बैंड को देना चाहूँगी। तरुण जी हैं, तो उनका ये हमेशा से था कि तुम अपने वालिदैन मतलब फादर का जो सपना है ज़रूर पूरा करिए। और पढ़ाई में बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे मतलब कहते हैं प्रोत्साहन दिया, मतलब। और उसके बाद बहुत सारी जो भी था कि एमसी के बाद मैंने एमटेक किया, एमफिल किया, पीएचडी, तो उस पूरी जर्नी में वो मेरे साथ रहे हर एक चीज़ के लिए। और मैं ये हमेशा कहती हूँ कि शादी में बहुत ज़रूरी है सुकून होना, चाहे प्यार होना हो, सुकून होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आगे भी ना डोमेस्टिक वायलेंस से बेकार कुछ नहीं है। तो मैंने ये इस चीज़ से सीखा है कि जो मेरे हस्बैंड हैं वो हमेशा एक बहुत पिलर की तरह मेरे साथ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया इस अहम पहलू पे बात करने के लिए। तो नाजरीन, ये थी हमारी मेहमान डॉक्टर दिव्या तंवर, और कितनी अहम बातें निकल कर सामने आई। एक तो ये कि जब मुसीबत का वक्त हो, जब आपके लिए क्राइसिस का टाइम हो, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे ये कि कोई आपको मिल जाता है, चाहे आपका शरीक हयात हो, आपका हस्बैंड हो, आपका शौहर हो, जो कि आपको संभाल लेता है। सबके साथ शायद ऐसा न भी होता हो। और दो अहम चीज़ें और कि आप डिसिप्लिन रहें और ज़िंदगी में एक मकसद को लेकर आगे चलते रहें। और इख्तिताम से पहले हमारे प्रोड्यूसर नज़म इकबाल साहब का ये शेर कि कर मेहनत और दुनिया के हर सितम पस्त कर दे, अपनी कलम से एक लकीर खींच कर। तो नाज़रीन, इसके साथ ही
ख्वाब हमारे, ताबीर भी हमारी टीम। और मुझे मुस्तहसन रिजवी को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।